हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं एक कलाम के द्वारा जो आपका मेजर टेस्ट नंबर फर्स्ट लिया गया था 14/9/2025 को। तो इसमें किस प्रकार के 150 जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें देखेंगे। ये जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा या थर्ड ग्रेड बोल सकते हैं या रीट मेंस, ये उसका क्वेश्चन पेपर है और लेवल फर्स्ट जो 1 to 5 वाले हैं उनका है। ठीक है, तो हम शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन हम शुरुआत करेंगे जैसे हिंदी के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, टीचिंग मेथड के, साइकोलॉजी के, मैथ के, इंग्लिश के, फिर उसके बाद जीके देख लेंगे लास्ट में। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब जैसा देख पा रहे होंगे तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा, यहाँ से आपके हिंदी से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो हिंदी से संबंधित देख लेते हैं। जैसे 133 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा इसमें से। तो कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करने की बात कर रहा है तो वो हो जाएगा किला फतेह करना। इसका मतलब यही होता है किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 134 है कि निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण बताइएगा। इसमें से कर्मधारय समास में विशेषण विशेषी की बात होती है। तो देखिएगा लाल तो विशेषण है ना, लाल और मणि ये संज्ञा पद होता है, तो इसकी विशेषता बता रहा है, तो निश्चित तौर से यही राइट आंसर हो जाएगा। सिर दर्द की बात करें तो सिर में दर्द होता है, तो कहीं ना कहीं ये आपके तत्पुरुष समास में चला जाएगा। और तत्पुरुष का मतलब अधिकरण में पेपर होता है ना, तो अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे काव्य निपुण, तो काव्य में निपुण होता है, तो मैं किस में आता है, अधिकरण में पेपर, तो इसमें भी अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। वन मानुष, वन में निवास करने वाला बोल सकते हैं या वन में रहने वाला, तो मैं आगे वही अधिकरण तत्पुरुष। ओवरऑल देखा जाए ये तीनों है वो तत्पुरुष समास के उदाहरण थे, एकमात्र था जो कर्मधारय समास का उदाहरण था। क्वेश्चन नंबर 135 देखिएगा, इसमें से शुद्ध शब्द नहीं है वो बताना है। जैसे दुरावस्था सही है, फिटकरी भी सही है, अप्लावित जो यथेष्ट दे रहा है ना, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर ट आएगा न कि ठ, तो बस यही गलती थी, तो इस वजह से इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 136 है किस विकल्प में संधि सही है। तो संधि तो आप जानते होंगे यानी सिंपली होती है। देखो अगर आप ध्यान से देखें, जैसे हम देखें जगत प्लस शांति, तो इसे बोलते हैं जग शांति। तो एक्चुअल में क्या है, ये सही है, लेकिन इसमें जगत है ना, इसमें अनंता आती है, तो इस वजह से गलत हुआ ये। अति प्लस उष्ण ये कह रखा है, इसके बाद बनना है अति उष्ण। एक अगर आप ध्यान से देखें, क्या देखें कि अगर यहाँ पे बड़ा ऊ है तो यहाँ पे तो छोटा ऊ की मात्रा है, तो इस वजह से गलत हुआ है, क्योंकि बड़ा ऊ की मात्रा आनी चाहिए थी तब सही होता। अब ये कह रहा है सागर प्लस उर्मी, सागर उर्मी, हालांकि ये शब्द तो सही है, लेकिन ये बड़ा ऊ है ना, वो सॉरी छोटा ऊ है, यहाँ पे बड़ा ऊ आता है उर्मी में, इस वजह से गलत हुआ है। उर्द यहाँ पे आ रहा है लास्ट में, और अदर यहाँ पे अ मिलकर आपन गया सबड़ दीर्घ संधि, यानी इसे दीर्घ संधि बोल सकते हैं, जो स्वर संधि होती है। निश्चित तौर से फिर ऑप्शन नंबर 4 पे जाएंगे, बाकी सभी गलत थे। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, अगर आप ध्यान से देखें, अरावली पुल्लिंग हो जाएगी, और पीतल पुल्लिंग हो जाएगी, मिनट पुल्लिंग हो जाएगी। संसद एकमात्र है जो आपकी स्त्रीलिंग शब्द के अंडर में आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब ये कह रहा है संदिग्ध वर्तमान काल, आप भी जानते होंगे 3 ही प्रकार के काल होते हैं, या कह सकते हैं टेंस होते हैं, जो प्रेजेंट, कंटिन्यूस और आपका फ्यूचर। तो वर्तमान काल होता है ना, उसके प्रकार दे रखे हैं, उसमें एक दे रखा होता है संदिग्ध। बताइए कौन सा एग्जाम्पल हो। जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये आपका अपूर्ण वर्तमान काल होगा। कौन सा होगा, ये अपूर्ण वर्तमान काल होगा, जिसमें राह रही आती है ना मोस्टली। अगर ये कह रहा है कि अक्षत खेत में काम करता होगा, अगर ताती थी आ जाती, उसके बाद गा की गे आती है, तो निश्चित तौर से हम ऐसा मानते हैं कि वो संदिग्ध वर्तमान काल होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें पढ़ा होगा, ये पास्ट की बात हो गई, यानी पढ़ा होगा, तो इस वजह से गलत हुआ है। इसमें आज वर्षा हो सकती है, तो ये संभाव्य कह सकते हैं वर्तमान काल हो जाएगा, संभाव्य। ठीक है, तो इस वजह से ये इनसे कोई संबंध नहीं था, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। मध्यम पुरुष में आते हैं क्या आप वगैरह इस प्रकार के शब्द आते हैं, तो देखो मैं तो उत्तम हो जाएगा, ये गलत। वह ये अन्य पुरुष में चला जाएगा, वह अन्य में चला जाएगा, लेकिन आप वह अपने आप का मतलब ये निजवाचक की बात कर रहा है, तो ये भी गलत है, क्योंकि ओवरऑल हम ये कहेंगे कि ये मध्यम पुरुष में नहीं आते हैं। अब है आप भला तो जग भला, ये आप मी से आपकी बात कर रहा है, वो फिर ये निज में ही चले जाते हैं, ये भी नहीं होगा। ओवरऑल ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि आप कल मेरे घर अवश्य पधारिएगा, तो यहाँ पे आप मध्यम पुरुष के लिए यूज हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3। वैसे देखने से पहचान रहा था, अगर आप पहचानते तो आसानी से पहचान जाता। 140 नंबर में विशेषण नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, दया, दया क्या है, ये कि आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, बाकी प्राथमिक, अच्छा, प्रश्न, ये सभी आपके विशेषण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 141 है एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार निम्नलिखित में से किस विकल्प में शिक्षण सहायक सामग्री उनके प्रभावशीलता के घटते क्रम में
दर्शाया गया है। आपने एक अनुभव शंकु इस प्रकार का पढ़ा होगा, वो ये एडगर डेल के द्वारा दिया गया था अनुभव शंकु मॉडल। ये शंकु ये है ना, ये मॉडल था। इसमें अगर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आपकी कह सकते हैं जो शिक्षण सहायक सामग्री प्रभावशीलता बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है। और जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो प्रभावशीलता घटती है। तो ये घटती की पूछ रहा है कि नीचे से ऊपर। इसमें सब दिए होते हैं, जैसे वास्तविक ज्ञान, रोल कह सकते हैं, जो रोल मेथड होती है ना, जिसमें बच्चे की भूमिका होती है, तो वो वाली। फिर ये हो गया। इसके अलावा जो भी दृश्यमान चीज़ें होती हैं, इस प्रकार जाके लास्ट में ये शाब्दिक पर होता है। इस प्रकार का ऑप्शन देख लो। ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आपको, हालांकि ये टफ पूछ लिया है और ये मोस्टली तो ये क्वेश्चन बनते हैं। ये बताइए कि जो एडगर डेल है, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, अनुभव शंकु, किससे संबंधित है, शिक्षण सहायक सामग्री से। तो ये बताइए इनकी जो स्टेटमेंट आते हैं कि बताइए कि इन्होंने जैसे कि प्रभावशीलता का घटता क्रम किस प्रकार होगा, नीचे से ऊपर होगा या ऊपर से नीचे होगा, या प्रभावशीलता का बढ़ता क्रम ऊपर से नीचे होगा या नीचे से ऊपर होगा या ऊपर से नीचे। इस प्रकार के क्वेश्चन मोस्टली आप प्रीवियस के देखेंगे तो मिलेंगे। ये ज़्यादातर सेकंड ग्रेड में पूछे जाते हैं, ये रीट वगैरह में नहीं पूछते हैं, पर एक्चुअल में क्या है कि अनुभव के तौर पर उन्होंने यहाँ पर डाल दिया है ये क्वेश्चन। हालांकि इसका राइट आंसर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 3 नंबर, जो प्रदर्शित सामग्री, चलचित्र और दृश्यात्मक प्रतीक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद है और भी चीज़ें आएंगी, फिर लास्ट में आएगा शाब्दिक, जैसे वर्बल बोलते हैं। ऊपर की साइड जाएंगे तो शाब्दिक आएगा, नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर तो प्रत्यक्ष अनुभव आएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें हमने पढ़ी होंगी थ्योरी में, तो निश्चित तौर से आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि ये कह रहा है कि प्लानन, इसे फ्लैनर बोर्ड बोलते हैं, प्लानर बोर्ड। तो प्लानर बोर्ड है, इसके बारे में बताइए, इसका प्रयोग होता है किस में होता है। तो हम कहेंगे अगर इसे ध्यान से देखें सभी ऑप्शनों को, देखो लेखन के लिए तो होता था, न श्रवण के लिए। अब होगा तो इन दोनों में से, और वो कौन सा होगा, ये होगा चित्र प्रदर्शन हेतु। यानी प्लानर बोर्ड होता है ना, स्कूल CBSE वाले होते हैं, देखो होगा आपने, ये ऐसा बोर्ड सा होता है, इस पर गत्ता वाइट जैसा लगा होता है, तो बच्चे इसमें जो भी चित्र बना के लाते हैं उसमें चिपका देते हैं। ठीक है, तो उसी से संबंधित होता है ये प्लानर बोर्ड। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि वाक्य रचना एवं शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है। वो किस विधि में कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि वाक्य रचना और शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास। ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखें तो हम करेंगे फ्लैश कार्ड मेथड से। कैसे, उसमें जो वाक्य और शब्दों को लिखा हुआ होता है तो उनसे बच्चों को अभ्यास कराए जाते हैं, तो वही होते हैं फ्लैश कार्ड। तो ओवरऑल उनमें कोई ना कोई चित्र बने होते हैं। तो बताइए ऐसे एक्चुअल में होता क्या है कि बच्चों को सिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के चित्र दिए जाते हैं। तो पहले तो उन्हें बता दिया जाता है ये चीज़ ये इससे संबंधित, फिर उसके बाद उन्हें अभ्यास कराने के लिए वो फ्लैश कार्ड दिया जाता है। उनमें बताना होता है ये किसका चित्र है, या किससे संबंधित फल है, या किससे संबंधित कोई अन्य चीज़ है, तो उस प्रकार होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अनुलिपि, प्रतिलिपि और श्रुतिलिपि आदि कार्य किस भाषिक क्षमता की प्राप्ति में सहायक होते हैं। देखो अनुलिपि, प्रतिलिपि और श्रुतलिपि ये सुनकर लिखी जाने वाली लिपि है। प्रतिलिपि का मतलब कॉपी करना है, अनुलिपि का भी मतलब एक तरह से कॉपी होता है, यानी किसी का आप अनुकरण कर रहे हैं। तो लेकिन बताइएगा ये भाषिक जो क्षमता होती है या दक्षता प्राप्त करने के लिए ये किसकी सहायक चीज़ है। तो ओवरऑल अगर आप देखें इन सभी ऑप्शनों को, ये सभी लेखन की संबंधित होती हैं। क्या चीज़ है, अनुलिपि, प्रतिलिपि और श्रुतलिपि। अगर अनुलिपि की बात की जाए इसकी, तो ये क्वेश्चन बन चुके हैं रीट में, तो ध्यान रखना है। ये संबंधित होती है आपकी जैसे कि किसी पार्ट को आप वैसा का वैसा कॉपी करते हैं या लिखते हैं, तो वो। अब प्रतिलिपि का मतलब होता है, हालांकि देखा जाए तो मैंने बताया था एक तरह से कॉपी करना किसी चीज़ की, हालांकि इसका मतलब कॉपी करना नहीं होता। ये जो चीज़ें दी जाएंगी ना उसे लिखा जाएगा ना, वो होता है अपने अनुसार। तब तो इसमें तो ये है कि अपने अनुसार लिखना, और इसमें भी अपने अनुसार लिखना ही होता है, लेकिन एक्चुअल में बिल्कुल डिक्टो कॉपी होती है एक तरह से। और श्रुतलिपि का मतलब होता है सुनकर लिखना। तो ये तो आसानी से जान सकते हैं इसे, बाकी इन्हीं में कन्फ्यूजन होता है। तो ओवरऑल ये लेखन से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तरी द्वारा कितने भाषाओं कौशलों का विकास किया जा सकता है। मौखिक और लिखित के द्वारा प्रश्नोत्तर द्वारा कितने कौशलों का कह सकते हैं विकास किया जा सकता है भाषाई। तो ओवरऑल देखें तो देखिएगा एक्चुअल में होता क्या है, आप भी जानते होंगे इस चीज़ को, किसको, कि जो हम जब स्किल की बात करते हैं ना, यानी कौशल, तो चाहे तो आपसे मूलभूत बोले या आधार पूछे या कैसे भी पूछे, वो 4 ही कौशल होते हैं, वो भी LSRW। तो ये मौखिक हो, लिखित हो, प्रश्नोत्तर द्वारा कितने भाषाई कौशलों का विकास किया जा सकता है, तो वो 4 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। हालांकि आप ऐसे मत समझना मौखिक और लिखित ये 2 ही हो रहे हैं। मौखिक का मतलब बोलना और लिखित का मतलब W, तो 2 ही हो रहे हैं, 2 नहीं है।
निश्चित तौर से इसमें चारों कौशल होते हैं, क्योंकि मौके से देखो जो भी बोल रहा है तो आप सुन भी रहे हैं, उसे समझ भी रहे हैं, फिर उसे लिख भी रहे हैं, यानी ये आपस में संबंधित होते हैं एक दूसरे से सभी कौशल। आप ऐसे नहीं कह सकते कि रीडिंग पहले वाला कौशल सिखाएंगे फिर बाद में लिखित वाला यानी डब्ल्यू वाला सिखाएंगे यानी राइटिंग वाला, तो ऐसी चीज़ नहीं, ये इंटर कह सकते हैं आपस में अंतर संबंधित होते हैं ओवरऑल ये। तो ऑप्शन नंबर इसका तो सही हो जाएगा। मातृभाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित और संगत विधि कौन सी है? किसके लिए? मातृभाषा के लिए। जैसे प्रयोगशाला तो होगी नहीं, प्रोजेक्ट विधि होगी नहीं, तो फिर कौन सी होगी इन दोनों में से? तो व्याकरण विधि होती नहीं है, फिर अनुकरण विधि हो जाएगी, क्योंकि अनुकरण विधि के द्वारा ही बच्चा है घर में बहुत सारी चीज़ें सीखता है किसी को देखकर, चाहे वो मम्मी हो या पापा हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें तो वो मातृभाषा के अंडर में हम इसे रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि बनावटी से उच्चारण का व्यवहार बालक के भाषाई पिछड़ेपन के निम्न में से कौन सा एक कारण आता है? ये कह रहा बनावटी या बनावटीपन से उच्चारण का व्यवहार बालक के भाषाई पिछड़ेपन का निम्न में से कौन सा कारण आता है? तो ओवरऑल देखें तो ये दुरभ्यास होगा। दुरभ्यास मीन्स यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ तो देनी नहीं समझाने की, पर ये है हम ऐसे कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, दुरभ्यास का मतलब वैसे देखा जाए तो देखो दुर माने तो बुराई होता है, अभ्यास माने जो भी प्रैक्टिस की जाती है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं जब कोई चीज़ आप गलत उच्चारण करेंगे ना तो फिर आप गलत ही सीखेंगे उसके बारे में, या गलत ही बोलेंगे, गलत ही सीखेंगे, तो उस हिसाब से तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। ओवरऑल कहें तो दुरभ्यास का मतलब हमें यही निकालेंगे फिर जैसे कि एक गलत उच्चारण करना या गलत अभ्यास करना यानी, ठीक है, और या गलत बोलचाल में जो भी चीज़ सीखते हैं तो बराबर यानी जैसा आप सुनोगे वैसा ही बोलोगे, सिंपल सा लॉजिक, गलत सुनोगे गलत ही बोलोगे, तो उस हिसाब से तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी 148 क्वेश्चन नंबर, व्याकरण शिक्षण या व्याकरण शिक्षा है स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? तो वो भाषा संसर्ग विधि है ना, उसमें नहीं दी जाती। बाकी आगमन विधि से संबंध नहीं है, ना निगमन ना पाठ्य पुस्तक, केवल भाषा संसर्ग विधि है जो व्याकरण शिक्षा को स्वतंत्र रूप से विधि में नहीं दी जाती, वो है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। यानी भाषा संसर्ग विधि है, इसमें व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जाती है, यानी ऐसे कह सकते हैं भाषा के साथ व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, तो इसलिए तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 149 है कि आगमन विधि का रूप कौन से होते हैं? एक तो सहयोग विधि होती है, एक प्रयोग विधि होती है। अगर आपसे यहाँ पे ये पूछता है कि निगमन विधि के कौन से 2 रूप होते हैं, तो फिर ये सूत्र विधि होती है, पाठ्यपुस्तक विधि। तो बी और सी है ये तो आगमन विधि से संबंधित हैं, और ए और डी किसी में है क्या? नहीं है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ए और डी है, ये आपकी जो निगमन विधि होती है ना उसके 2 रूप होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बन चुके हैं रीट में। निगमन विधि के रूप कितने होते हैं? 2, ये भी पूछा है 2, और कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सूत्र विधि, एक पाठ्यपुस्तक विधि। कौन सा? सूत्र और पाठ्यपुस्तक, ठीक है। बाकी है भाषा शिक्षण के उपागम कौन से होते हैं? ये दोनों ही होते हैं, चाहे पाठ संसर्ग हो या रचना शिक्षण उपागम हो, ये दोनों ही आपके भाषा शिक्षण के उपागम माने जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अभी हम आगे देख लेते हैं, ये है आपके साइकोलॉजी से संबंधित आपकी जो मेंस एग्जाम होगी ना, तो उसमें भी 10 क्वेश्चन आएंगे, तो देख लीजिएगा साइकोलॉजी से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बने। 77 नंबर क्वेश्चन है, आप अगर ध्यान से देखें इसे क्वेश्चन को, तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है? यानी जो अधिगम चैप्टर है उससे संबंधित ये कथन पूछे 4। जैसे कि ये कह रहा है कि परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम होता है, तो जो मैच्योरिटी होती है ना उसके द्वारा जो परिवर्तन शरीर में होते हैं तो वो अधिगम नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा। अधिगम में यानी अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है, ये गलत है, स्थायी होता है, अस्थायी नहीं हुआ, यहाँ पर स्थायी हुआ, तो इस वजह से गलत हुआ है। बाकी अधिगम एक उत्पाद है ना कि प्रक्रिया, हम ये कहेंगे अधिगम एक प्रक्रिया है ना कि उत्पाद, ये उल्टा कर दिया है। यानी ये वाला सेंटेंस है ना, ये तो आगे आना चाहिए था, और ये वाला है वो पीछे आना चाहिए था, और ये स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार होता है कि अधिगम एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं, ऐसा होगा। ये अधिगम एक प्रक्रिया है ना कि उत्पाद, ऐसे भी बोल सकते हैं, तो इस वजह से ये गलत हुआ है। तो बचा फिर एक ही कि अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से होता है जो अभ्यास और अनुभव या अनुभवों के द्वारा फलस्वरूप परिवर्तन होता है, उसी कहते हैं हम अधिगम। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जो है आपका 78 नंबर क्वेश्चन, वो कुछ इस प्रकार पूछा है आपसे। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है आपसे कि कीर्ति हमेशा बैडमिंटन खेलने में उत्साह महसूस करती है और चुनौतियों का सामना करती है। वह टूर्नामेंट में भाग ले रही थी, किंतु जैसे ही उसने खेलना शुरू किया उसके बाएं पैर में ऐंठन होने लगी, लेकिन दर्द और परेशानी के बावजूद वह खेल खत्म करने में कामयाब रही, वो जीत गई। तो उसके पास किस प्रकार की मोटिवेशन या प्रेरणा थी? तो कहीं ना कहीं वो आंतरिक रूप से मोटिवेट थी, तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिए 79 है। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर बनते हैं ना, तो उसमें करीबन ज़्यादा नहीं तो 50 से 60 वाला ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया है जब से हो रही हैं। और विभिन्न जो एग्जाम होते हैं जैसे एचटेट वगैरह हो गए, रीट हो गई या अन्य परीक्षा होगी, उनमें इतनी बार पूछ लिया है ये क्वेश्चन। तो ये पूछा है क्वेश्चन के एक अर्जित अभिप्रेरणा जिससे प्रेरित होकर बालक अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिले, तो कह सकेंगे इसे हम उपलब्धि अभिप्रेरणा कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो अचीवमेंट मोटिवेशन। ये आपके एटकिंसन के द्वारा दिया गया था, कब 1961 में। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है। वह अभिप्रेरक शक्ति जो हमारे ध्यान को आकर्षित कर उसे किसी वस्तु, उद्दीपन या कार्य विशेष के संपादन में बराबर बनाए रखने में या बनाए रखकर हमें वांछित उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग करती है या सहयोग प्रदान करती है, तो उसे हम रुचि कहते हैं। यानी जो हमारा इंटरेस्ट होता है उसी के बारे में ये कथन था। नेक्स्ट देखिए 81 नंबर क्वेश्चन 81। ये करके प्याजी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालकों में भाषा का विकास है वो ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है तथा भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लगती है। तो ये कहीं ना कहीं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है ना, 2 नंबर की अवस्था होती है, 2 से 7 वर्ष मानी गई है। तो उसी में ऐसा होता है कि जो भाषा का विकास ठीक प्रकार से बच्चा प्रारंभ कर लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कॉलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार आत्म परिपूरक पारस्परिकता, इंग्लिश में क्या कह रहा है यहाँ पे, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री रेसिप्रोसिटी, यानी एक तरह से नैतिक विकास के चरण में आती है। या विशेषता क्या है इसी बताइएगा। यानी ओवरऑल ये है, हिंदी में आप कह रहे हैं इसे आत्म परिपूरक पारस्परिकता और इंग्लिश में कह रहे हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री रेसिप्रोसिटी। ये बताइएगा जो लॉरेंस कॉलबर्ग ने अपने सिद्धांत में 3 लेवल बताए थे, 6 स्टेज बताई थी। तो आप तो ये लेवल तो 3 हो ही जाते हैं, जैसे 1 2 3। तो इसमें बताइएगा ये वाली जो आत्म परिपूरक है ना, ये किस में आएगी। जब फर्स्ट वाले की आएगी, इसकी भी 2 अवस्थाएं हो जाती हैं। यानी लेवल फर्स्ट में 2 अवस्थाएं होती है, 1 नंबर की 2 नंबर की। जो 2 नंबर की अवस्था होती है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं हम इंग्लिश में कहें तो यहाँ पर दे रखा है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। अगर हिंदी में कहें तो साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। यानी ये जो 4 नंबर ऑप्शन है ना, वो ये 2 नंबर की अवस्था होती है। और ये 1 नंबर दे रखा है वो 1 नंबर वाली होती है, जैसे दंड एवं आज्ञाकर्ता बोलते हैं, जैसे पनिशमेंट एंड ओबीडेंस ओरिएंटेशन। दूसरे नंबर की होती है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। तो ओवरऑल कहा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मैंने तो बताने के लिए बताया था ये 3 लेवल होते हैं, जिसमें से फर्स्ट लेवल 3 लेवल होते हैं, जिनमें से फर्स्ट लेवल होता है उसमें 2 अवस्थाएं चलती हैं, एक दंड एवं आज्ञाकर्ता और दूसरी चलती है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। ठीक है, तो यही पूछा गया, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसे ही बोलते हैं हम जो है ना साधनात्मक टिट फॉर टैट वाली अवस्था, इसे ही कहते हैं, जैसे को तैसा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, ये पूछा है 83 नंबर कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये आपके जो विद्यार्थी होते हैं ना या स्टूडेंट होते हैं, विकासात्मक विशेषताओं को समझने में महत्वपूर्ण होता है। विद्यार्थी की जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उसे भी समझने में महत्वपूर्ण होता है। प्रभाव शिक्षण विधियों को पहचानने में भी और पाठ्यचर्या के निर्माण में भी। ओवरऑल सभी ऑप्शन ये सही हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है, इन चारों के थ्रू दिखाई देगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वो है 84 नंबर क्वेश्चन। वो कुछ इस प्रकार पूछा है, ये कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। वृद्धि और विकास के ज्ञान को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वो अधिगम होते हैं ना, या तो यहाँ पर लर्नर बोल रहेगा ये, या यहाँ पे स्टूडेंट बोले, या यहाँ पे विद्यार्थी बोले हिंदी में कहे तो, या यहाँ पे पॉपुलर बोलते हैं ना, पॉपुलर बोलते हैं ये बोले। तो ये सभी है, स्टूडेंट के लिए ये शब्द यूज होता है, जैसे लर्नर हो गया, स्टूडेंट हो गया, पॉपुलर बोल सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपके अधिगम कर्ता से संबंधित कही जा रही है बात। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, गुथरी का अधिगम सिद्धांत किस नाम से प्रसिद्ध है। इसे बोलते हैं कंटिग्यूटी थ्योरी, यानी कंटिग्यूटी थ्योरी या कॉन्टिग्यूटी थ्योरी कुछ भी बोल सकते हैं प्रोनाउंसिएशन में। तो ये आपकी गुथरी से संबंधित है, ये अधिगम के सिद्धांत में आती है। अगर बात करें टाइल एवं एरर, या इधर देखिएगा टाइल एवं एरर है, ये आपके थॉर्नडाइक से संबंधित है। लॉ एफ इफेक्ट है, ये मुख्य नियम में आता है, ये भी थॉर्नडाइक से संबंधित है। रेनफोर्समेंट है, ये आपके स्किनर से संबंधित है। ओवरऑल ऑप्शन नंबर 1 ऐसा था जो गुथरी से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक मछुआरा तालाब में कांटा डालता है, 10 मिनट में एक मछली मिल जाती है, कभी उसे 30 मिनट में मिलती है। तो ये किस प्रकार का पुनर्वलन है। तो ये से हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल मतलब परिवर्तित अनुपात है, यानी कोई निश्चित नहीं है कौन सी चीज़ उसे कम मिलने वाली है, तो उसे ही बोलते हैं वेरिएबल रेशो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक गणित के अध्यापक
ने बच्चों को प्रश्न का उत्तर देते समय विस्तार पूर्वक बोर्ड मास का नियम समझाया और उससे प्रश्न हल करवाए, यानी प्रश्न हल करने के लिए कहा गया। तो यह नियम यह किस नियम का उदाहरण होगा, इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। ओवरऑल देखिए आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से, ये हो जाएगा आंशिक क्रिया का नियम, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अभ्यास का कह सकते हैं अगर ये आंशिक क्रिया का नहीं होता, ठीक है, बाकी परिणाम से कोई संबंध नहीं है। बहु अनुक्रिया, यानी आप ऐसे सोच रहे हो मैथ है तो प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर केवल 1 ही होगा। नेक्स्ट देखिए दांतों का निर्माण है, तो दांतों का निर्माण है वो आपकी जो प्रेगनेंसी स्टेज होती है ना, उसी में, यानी बच्चा गर्भ में डेवलपमेंट होता है ना, उस दौरान ये चीज़ें हो जाती है, जैसे उसके सिर पर बाल आना, ठीक है, और यह दांतों का निर्माण होना या अन्य चीज़ें जो भी होंगी वो सब हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा विकास का सिद्धांत नहीं है, निरंतरता का होता है, एकीकरण का होता है, पूर्वानुमेयता का होता है, लेकिन तत्परता का नियम नहीं होता। तत्परता तो आपके थोंडाई के जो मुख्य नियम होते हैं ना उनमें आते हैं, जैसे तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग, यानी कह सकते हैं इमोशन की विशेषता नहीं है। अगर आप देखें तो ये तात्कालिक क्षणिक होते हैं, ये बात सही है। संवेग शारीरिक परिवर्तन से जुड़े होते हैं, जैसे धड़कन तेज होना, पसीना आना, ये भी बात सही है। संवेग अनुभव और व्यवहार दोनों को प्रभावित करते हैं, ये भी बात सही है। और संवेग हमेशा तर्क संगत और स्थिर होते हैं, ये वाला कहना गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पे 4 सही हो जाएगा। पूछा गया है कि आपको एक अभिकथन दे रखा है जो है पावलर के प्रयोग में घंटी को बार बार भोजन से जोड़ने पर कुत्ता केवल घंटी की आवाज़ पर लार टपकाने लगा था, और इसका रीजन दे रखा है कि क्योंकि भोजन यूएस था और घंटी सीएस के बार बार सहयोग से यूसीआर और सीआर बन गई थी, ये बात सही है। यानी कह सकते हैं आपने भी थ्योरी पढ़ी होगी, अगर आप कुत्ते के सामने केवल घंटी दोगे कोई अनुक्रिया नहीं करेगा, लेकिन आप भोजन के साथ में अगर घंटी देते हो सीएस देते हो तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी ना, यानी अनुक्रिया होगी, वो ये यूसीएस के थ्रू होगी, तो ये यूसीआर में चेंज हो जाता है। ये तीसरे स्टेप में सीएस है ना, इसे बार बार दोहराया जाता है, यानी पहले घंटी देंगे फिर उसके बाद है आप है यूसीएस यानी जो भोजन देंगे, तो फिर ये अनुक्रिया थी ना केवल घंटी के थ्रू ही होने लग गई थी, यानी सीएस से सीआर, तो ये अनुबंध हो गया था निश्चित तौर से। तो ये कहने वाला था, तो ये यूँ कहेंगे हम कि दोनों सही हैं और आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद देखिएगा आप है क्वेश्चन नंबर 115 जो पूछा गया है, ये टीचिंग मेथड से पूछे गए हैं। मैं बताते चलूँगा ये किस टीचिंग मेथड में आता है। हालांकि प्रोजेक्ट मेथड है वो सभी सब्जेक्टों में कॉमन है, आप ऐसे कह सकते हो हर एक सब्जेक्ट में ये कॉमन है। तो निश्चित तौर से देखिएगा ये क्वेश्चन क्या बना है। ये कह रहा है कि प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाने वाला एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है, तो ये किससे संबंधित है। ये जॉन डीवी का ही स्टेटमेंट है, इसी के द्वारा ये विधि दी गई थी। नेक्स्ट देखिएगा कि 116 नंबर का क्वेश्चन ये कि प्रायोजना कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से गलत कथन बताइएगा। आप इन सभी को पढ़ लीजिएगा। जैसे ये गेस्टोल्ड पर आधारित थी, ये नहीं थी। मॉरिसन के द्वारा दी गई थी इकाई योजना, वो थी आधारित, ये नहीं थी, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये गतिविधि मतलब आधारित होती है न केवल अवलोकन पर, ठीक है। इस छात्र की गतिविधि शिक्षक द्वारा नियंत्रण की जाती है, ये वाला भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी इसमें जीवन उपयोगी वास्तविकता होती है, तो कह सकते हैं 2 और कह सकते हैं 4 नंबर ऑप्शन है, यानी बी और डी। बी और डी किस में है, एक्चुअल में क्या है, हमें पूछा क्या गया था, एक सेकंड रुकिएगा, हमें गलत पूछा गया था, माफ़ी चाहूँगा, मैंने सही बता रहा था। तो गलत कौन कौन से थे, एक तो पहले नंबर का ही गलत बताया था और एक 3 नंबर का। तो ए और सी किस में, ए और सी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये है सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों में अंत संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ये डेफिनेशन किसकी है। तो ये डेफिनेशन संबंधित हो जाएगी आपकी जेम्स हैविंग की। ये कह रहा है सामाजिक अध्ययन इनके बीच संबंधों का अध्ययन होता है, तो वो सभी का होगा, मानव यानी मानव हो, मानव संस्थाएं, मानव पर्यावरण हो, ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो 106 नंबर है। आपके जो मैथ से संबंधित क्वेश्चन आएंगे वो देख लीजिएगा। मैथ से 5 क्वेश्चन आएंगे, 4 टीचिंग मेथड के, इस प्रकार ये 9 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते चलिएगा। ये कह रहा है कि निम्न में से असत्य कथन बताइएगा। जैसे प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या, ये स्टेटमेंट सही है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या, ये भी बात सही है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, ये गलत है। आप ऐसे कह सकते हैं परिमेय संख्या एक बड़ा भाग है, इसके अंडर में यहाँ आएंगे आपकी पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या है और जो भी आपके पूर्ण संख्या वो सभी इसी के अंडर में आती है, किसके, ये परिमेय के अंडर में। तो ये वाला ये स्टेटमेंट है ना कि प्रत्येक परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सी संख्या अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या के रूप में दर्शाई जा सकती है, तो वो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। 3/11 है ना, ये आपकी अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या के रूप में दर्शाई जा सकती है और रिपीटेशन बना रहता है इसलिए। नेक्स्ट देखिएगा
ये संख्या दे रखी है तो इनका एचसीएफ यानी महत्तम स्वभाव दे रखा है 6, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो इस अनुपात के यानी जो दे रखा है ना 5:6:8:6 8:9, तो इसके आगे 6 रखिए और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सभी से। जैसे 6 का गुणा 5 से करेंगे 30, 6 का गुणा 6 से करेंगे 36, 6 का गुणा 8 से करेंगे तो 48, 6 का गुणा 9 से करेंगे तो 54। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 54। तो यही राइट आंसर होगा। कह रहा है कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में अगर 25% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? आप भी जानते होंगे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि हमें क्षेत्रफल पूछा है, तो आप ही जानते होंगे भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा गुणा भुजा। तो मान लीजिएगा पहले कोई भुजा थी 100, अब इसमें 25% की वृद्धि करके आप इसे 125 कर देंगे। इसी प्रकार भुजा सेकंड ले लेते हैं, उसमें भी यही होगा। क्या होगा कि 100 थी और उसमें 25% की वृद्धि होगी 125। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 × 100 यानी 10,000 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये मुझे करके देखना पड़ेगा, करीबन हो जाएगा ये। अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये करीबन आएगा, मैंने खुद से गुणा किया है 15,625। ये कितनी वृद्धि हो रही है इसमें? हम कहेंगे इसमें हो रही है 5,625। कितने पर? 10,000 पर, और गुणा 100, तो 2 0 से 2। अब इसके बाद ये पॉइंट लग जाएगा किसमें? इसमें। तो नीचे तौर से हम कहेंगे 56.25% की वृद्धि होगी। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका कोई अन्य तरीका आता है तो उससे भी कर सकते हैं। ये अगर 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है वो 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत या हानि बताइएगा क्या होगी? ये कह रहा है 5 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य यानी एसपी है वो आपकी 6 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, यानी क्रय मूल्य के बराबर है। तो इसका मतलब होता है कि एसपी आपका 6 हो गया और फिर सीपी हो जाएगा आपका 5, और ये हो गया एसपी, ठीक है। तो यानी 5 रुपये की चीज़ थी, 6 में बेच दी, 1 रुपये का लाभ हो गया। कितने में? 5 पर गुणा करेंगे 100, तो 20% आएगा। क्या आएगा? लाभ, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि 1024 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? आप है 2 की पावर 10, यानी कह सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 10 बार लिखेंगे, तो ये आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है वो 10 आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 1/3 भाग कह सकते हैं भाग का चिन्ह है ये, और 2/3 प्लस 4/3 इंटू 5/3 माइनस 6/3 का, यानी का मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा, और 7/, कह सकते हैं 3 है, और बताइए कितना होगा। एक काम कीजिएगा, भाग की जो चीज़ें होती है ना, जैसे बट्टे में होती है तो वो उल्टे कर दीजिएगा, उससे गुणा हो जाता है। जैसे 1/3 है, और ये भाग का चिन्ह है तो इसे मैं गुणा में चेंज कर दूंगा और ये उल्टी हो जाएंगी संख्या, तो 3/2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बचा? 4/3, फिर मल्टीप्लिकेशन 5/3 माइनस 6/3 इंटू जो काल लिख रहा है ना उसकी जगह गुणा कर दिया 7/3। अब बोर्ड मास के अनुसार है, पहले हमने भाग कर लिया, अब उसके बाद गुणा करेंगे। तो इसका इससे गुणा करेंगे 3 × 3 3 × 6 प्लस, अब इसका इससे गुणा करेंगे 20/9, अब माइनस इसका इससे गुणा करेंगे 42/9। अब एक्चुअल में क्या है कि पहले हम इसे इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास के अनुसार पहले प्लस आएगा फिर उसके बाद माइनस, ठीक है। तो अगर आप कर लीजिएगा इसे, अब आगे एक्चुअल में करेंगे क्या, पहले इसे स्टेप वो कर लेंगे फिर इसे घटा देंगे। तो आप इसे डायरेक्टली एलसीएम ले लीजिएगा 9 और कह सकते हैं 6 का, तो 54 आएगा। 54 का भाग है, सॉरी 6 का भाग 54 में देंगे तो 9 बार, 9 का गुणा 3 से करेंगे तो 27, प्लस 9 का भाग अगर 54 में देंगे 6, और 6 का गुणा करेंगे 20 से तो 120, ठीक है, माइनस 42/9। अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो 7 और यानी 147 हो जाएगा, ऊपर बट्टे में आएगी 54 और माइनस हो जाएगी 42/9। अब एक्चुअल में क्या है कि 54 और 9 का आपको कह सकते हैं एलसीएम लेना होगा, तो ये आएगा, आप देख लीजिएगा करके, तो ये करीबन आ जाएगा 54 ही आ जाएगा, ठीक है। 54 का भाग 54 में देंगे एक बार, 1 का गुणा 47 थे तो 47 माइनस, और 9 का भाग है आप 54 में देंगे 6 बार, और 6 का गुणा आप इससे करेंगे तो कितना होगा? 6 दूनी 12, 6 चौक 24 है 25, यानी कि या तो सही है ना 25, यानी सही है। ये हो जाएगा 147 माइनस 200 कह सकते हैं 52, क्योंकि 252, क्योंकि हमने 42 का गुणा 6 से किया है इस वजह से, ठीक है। अब इसके बाद इन्हें घटा लीजिएगा, क्योंकि ये माइनस की है कौन 252 और से 147 प्लस की है, इसे घटाएंगे तो कितना आएगा? ये करीबन आएगा, घटाने के बाद है 105, किसके? माइनस के, पट्टी में 54। इसे 3 से काटिएगा, 3 तरह का 9, और कह सकते हैं 3 × 5 = 15, और नीचे आएगा और 3 से काटेंगे 3 × 3
8 24, यानी अब लास्ट में निकल के आएगा -35/18। अगर -35 में 18 का भाग देंगे तो ये जाएगा, एक बार माइनस लगा ले, फिर बचेगा 17 और नहीं बट्टे में 18, ये वाला निकल गया है। वाकई में ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, पर फिर भी देख लीजिएगा कैसे किया था। आप भी जानते हो भाग का मतलब होता है, अगर बट्टे में कोई चीज़ होती है तो वो उल्टी हो जाती है, तो हमने उल्टी करके गुणा कर दिया, गुणा होता है। फिर प्लस था और जो डाटा था उसी इसी कर लगा, का मतलब गुणा होता है। फिर उस हिसाब से बोर्ड मार्क्स के अनुसार पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर प्लस करेंगे, लास्ट में माइनस करेंगे। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से कौन सा अवरोही क्रम है, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी उससे छोटी। अवरोही का मतलब तो यही होता है। अब इसमें बट्टी में दे रखी है तो कोई बात नहीं, आप जीरो लगा के देख लीजिएगा, डायरेक्टली मालूम पड़ जाएगा। जैसे आप है इसमें से कोई भी ऑप्शन ले लीजिएगा, जैसे कि हम बात करें पहले को ले लें, चलो पहले को ले लेते हैं। तो ये 3/8 है, इसमें जीरो लगा ली, ठीक है। फिर है 2/5, इसमें जीरो लगा ली। फिर है 4/5, इसमें जीरो लगा ली। अब देखिएगा 8 चौक 32 होते हैं, तो इसका मतलब 38 24 3 बार देना होगा। फिर बचेगा कितना हासिल में 2, तो 38 24 हासिल 6 बचेगी, और फिर उसमें जीरो बढ़ा के देंगे तो 8 6 48 और 7 8 56, यानी आप कह सकते हैं 3.7 बार। और इसका तो 0.4 बार, इसका 0.8 बार। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली। ये कौन सी थी, 4/5। तो 4/5 किस में शुरुआत में, ये वाली, यही राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद इससे छोटी आएगी, कौन सी आएगी, ये 2/5 थी ना, क्योंकि इसमें 20 में हमने भाग दिया तो 0.4 बार आया था। फिर इससे छोटी ये वाली हो जाएगी 2/5, फिर इससे छोटी ये वाली थी तो 3/8। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि ये कोई आपको कह सकते हैं भिन्न दे रखी है, इसका SCF यानी महत्तम समारोह बताइएगा। ऊपर वाला डाटा होता है ना, उसका तो SCF लेते हैं, नीचे वाले का लेते हैं LCM। तो SCF क्या हो जाएगा इसका SCF तो 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 का भाग 2 में भी जा रहा है, 2 का भाग 4 में भी जा रहा है, 2 का भाग 6 में भी जा रहा है, ठीक है। अब LCM का मतलब इनमें गुणा कर लीजिए आपस में। वैसे देखा जाए ऊपर SCF है, केवल एक मात्र ऑप्शन में दे रखा है, यही राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, 7 35 थी 105, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है फिर तो। अभी देख लेते हैं जो जीके वाला पोर्शन किस प्रकार का पूछा गया है। देखिएगा, जो आपका पहला क्वेश्चन नंबर है वो देखते चलिएगा। इसमें पूछा है दीर्घकाल तक हवा के एक ही दिशा में चलने से उनके समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप कौन सा होगा। इसमें से वो होगा आपका अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होगा, यानी हवा यूँ चल रही है, ये इस प्रकार लंबवत बनते हैं। इसमें नाम आते हैं आपका, एक तो वर्खान और दूसरा आता है परवलयाकार, जैसे हेयर पिन भी बोलते हैं। ये आपके बीकानेर हो गया, चूरू हो गया, और आपके ऊपर की तरफ हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, गंगानगर हो जाएगा, सही है। चूरू इधर की साइड ही होते हैं ये, तो ऑप्शन नंबर इसका फिर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश स्थित पहाड़ी नहीं है इनमें से। ये कह रहा है मेवाड़ का मतलब वही है दक्षिणतम जिले में, जैसे उदयपुर हो गया, ठीक है, और आपका चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर मांसवाड़ा, इधर की साइड में ये पूरा मेवाड़ी क्षेत्र है। राजसमंद भी आता है इसी में। तो ओवरऑल इधर की तरफ कौन सी पहाड़ी नहीं है ये बताइएगा। तो अगर आप देखें तो वो हो जाएगी सिरावास, क्योंकि जो आपकी सिरावास है ना, ये चोटी आपकी अलवर में, अलवर डिस्ट्रिक्ट में, तो वो तो आपका उत्तर पूर्व में हो जाता है। बाकी सायरा है, ये आपकी उदयपुर में है, ठीक है, और आपकी ऋषभदेव है, ये भी आपकी उदयपुर में है। जो कोटड़ा या काटड़ा बोलते हैं, ये भी आपकी उदयपुर में। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश सबसे छोटी भू आकृति कौन सी है। दक्षिण पूर्वी पठारी का मतलब हाड़ौती की बात कर रहा है, जैसे डंग गंगधर का उच्च क्षेत्र, ये तो संबंधित होता है, यानी हमें तो सबसे छोटी भू आकृति को बताना है। अगर छोटी की बात की जाए तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो डंग गंगधर उच्च क्षेत्र है वो आपकी छोटी भू आकृति से संबंधित है। एक क्वेश्चन ये आता है, कौन सा आता है कि यहाँ पर मुकंदरा की पहाड़ी कौन सी है। तो मुकंदरा की जो पहाड़ी है ना, वो आपकी कोटा की पहाड़ी वो कहते हैं। तो इसमें मुकंदरा की पहाड़ी होगी। एक क्वेश्चन और आता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, वो क्वेश्चन आता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो आपकी सत्तूर है यहाँ पे, ठीक है, वो भी ध्यान रखना। हाड़ौती क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है वो सत्तूर के नाम से आती है। और एक क्वेश्चन और आता है कि यहाँ पे कोई एक नाम कह सकते हैं, एक क्रेटर झील है नेचुरल, जो उल्कापिंड के थ्रू बनी थी, तो वो 12 में, और 12 मतलब शाहबाद का क्षेत्र है ना, ये वाला, यहाँ पर भी पाई जाती है, रामसर क्रेटर झील के नाम से है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है, ये ध्यान रखना है। तो ओवरऑल इसका तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि राजस्थान स्थित पूर्वी मैदान के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आप सभी ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, जैसे कि दक्षिण पूर्वी जो सीमा है वो विंध्य पठार से संबंधित है, ठीक है। यह प्रदेश लगभग 23.3% भाग विस्तृत है। और ये कह सकते हैं मैदान पश्चिम से
पूर्व की 50 सेमी समवर्षा द्वारा विभाजित होता है, ये भी बात सही है। यह मध्य गोल्डवान बेसिन इस प्रदेश का अभिन्न अंग है, ये गलत है। ये आप भी जानते होंगे, जो गोंडवाना लैंड से संबंधित दो ही क्षेत्र होते हैं संबंधित, और कौन कौन से होते हैं, एक तो अरावली हो जाएगी, और अरावली के अलावा और कौन से, नहीं माफी जाऊँगा, अरावली से संबंधित नहीं होंगे, इससे होगा एक तो पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है, और एक मरुस्थल, ये तो गोंडवाना के भाग होते हैं। एक होता है टर्सरी, यानी ऐसे बोल सकते तैतीस सागर है ना, या टर्सरी को तो हटाइएगा, तैतीस सागर से संबंधित एक तो आपकी अरावली आती है, और दूसरा आता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो हम ये कहेंगे ये गोंडवाना के भाग तो आपके होते हैं कौन कौन से, एक तो पूर्वी मैदान और मरुस्थल, ना कि आपके कह सकते हैं ये गोंडवाना से संबंधित आपका दक्षिण पूर्वी पठार नहीं होगा, वो 33 सागर का भाग होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि भू आकृतिक और प्राकृतिक भू आकृतिक असुमिलित है, वो बताइए। जैसे हाड़ौती प्रदेश को में डाबी का पठार भी पाया जाता है, ये बात सही है। बाणगंगा बेसिन है उसे बागड़ कहते हैं, बागड़ तो आपका माही के जो बेसिन है ना उसे कहते हैं, तो ये नहीं होगा, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मध्य अरावली परबेरिया दर्रा सही है, ये अजमेर में। घगर का मैदान जिसे नाली कहते हैं, ये भी बात सही है। तो बाणगंगा का जो बनास मैदान है ना, इसे वो बोलते हैं पिडमांट, क्या बोलते हैं इसे, पिडमांट बोलते हैं, पिडमांट या मालपुरा का कलोरी मैदान भी बोल देते हैं इसे ही। किसे बागड़ का जो यानी कह सकते हैं बाणगंगा बनास बेसिन है ना, इसे पिडमांट बोल देते हैं, या फिर इसे आप है मालपुरा और करौली का मैदान बोल देते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर 2 था गलत था, बाकी सभी सही थे। जैसे ये पूछा है कि एक तरफ नदी दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके उद्गम स्थल दे रखे हैं। जैसे पार्वती है, तो पार्वती एमपी से आती है, तो सीहोर यानी कह सकते हैं मध्य प्रदेश से। घग्गर नदी निकलती है, ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं हिमाचल प्रदेश। बनास खमनौर निकलती है, आपके खमनौर पहाड़ी कहाँ पर, राजसमंद में। लूड़ी नदी है, ये आपके नागपाड़ अजमेर से निकलती है। तो जो भी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा, जो मिलाती है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। इसमें क्या पूछा है, ये कह रहा है कि राजस्थान के कुल नदी जल ग्रहण क्षेत्र में बनास नदी का कितना अंश है। तो बनास नदी का कितना अंश है जल ग्रहण के अनुसार देखा जाए, तो इसका हो जाएगा 27.48%। ठीक है, राजस्थान में कुल नदी जल ग्रहण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं इसी का होता है बनास का। फिर इससे कम किसका होगा, फिर इससे कम होगा आपकी लूड़ी नदी का, वो होगा 20 पॉइंट कह सकते हैं 21। फिर इसके बाद और किसका होगा, फिर इसके बाद आएगा आपके चंबल का, और चंबल का होगा 17.18 वाला। फिर इसके बाद अगर आप क्रम कहें कि क्रम बताइएगा, तो पहले नंबर पे आ जाएगी आपकी बनास, दूसरे नंबर पे आ जाएगी लूड़ी, फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगी आपकी कह सकते हैं तीसरे नंबर पर चंबल। फिर चंबल के अलावा और कौन सी आ जाएगी, लूड़ी के अलावा चंबल और आपकी बाणगंगा, और आपकी कह सकते हैं बाणगंगा के अलावा गंभीरी। अगर जल ग्रहण की बात की जाए तो इम्पोर्टेंट तो बनास है, लूड़ी है और चंबल, इन तीनों से ही पूछ लेते हैं। आपका 8 नंबर, इसमें पूछा गया है आपसे जैसे कूल, रेतरी और अहेली कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। जो पार्वती थी ना, जो सीहोर एमपी से निकल के आती थी, तो इसी की सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और ये सभी 12 में जाके मिलती है ये सभी नदी, तो निश्चित तौर से ये पार्वती से संबंधित है, ये सहायक नदी है। नेक्स्ट देखिएगा, चंबल नदी के बारे में कौन सा असत्य कथन है। राजस्थान में 135 किलोमीटर मार्ग तय करती है। 84गढ़ से कोटा के मध्य यह नदी संकीर्ण घाटी में प्रवाहित होती है, और यह नदी जैसे कुराहट नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो यही वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि आप भी जानते होंगे जो 84गढ़ है ना, जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, जहाँ पर रावत बाटा जो परमाणु संयंत्र लगा है, वहाँ से प्रवेश करती है। तो ओवरऑल हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर इसका 3 ही गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये प्रवेश तो मैंने बताया था ये आपके 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से करती है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे ये गलत हो जाएगा। बाकी इसकी राजस्थान में अगर देखा जाए इतना मार्ग तय करती है, टोटल लंबाई तो इसकी करीबन 900 और कह सकते हैं 65 किलोमीटर है, किसकी, चंबल की। ओवरऑल स्टेटमेंट के अनुसार जाए तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा। यह नदी कोटा बूंदी कह सकते हैं कोटा बूंदी जिले की सीमा पर बहती है या सीमा बनाती है, तो वो एक ही बात हो जाएगी। ये तीनों तो सही थे, 1, 2 और 3 गलत हो 1, 2, 4 सही थे और गलत हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है कि नदी और उसका समापन स्थल बताइएगा। जैसे साबरमती है, तो साबरमती और माही दोनों ही अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है, ये बात तो दोनों सही है। पश्चिमी बनास
बनास है और आपकी लूणी, ये दोनों ही कच्छ के रण में जाके गिरती हैं। तो हम ये कहेंगे ये तीनों ही बातें सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में निम्न में से ऐसी कौन सी झील है जो उत्तम श्रेणी का नमक तैयार होता है जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा है वो 98% पाई जाती है? तो वो हो जाएगा पचपद्रा, बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर में ही है ना ये पचपद्रा, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है 12 नंबर क्वेश्चन। ये पूछा गया है आपसे कि जैसे इसमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो बताइएगा ये कौन सी झील के बारे में वर्णित है, यानी वर्णन कर रहे हैं या जानकारी दे रखी है। जैसे आप देखें, यह झील है जो पिछोला झील है, ये यानी पिछोला झील के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कौन सी झील? अब हमें नहीं मालूम, वो तो ऑप्शन देख के मालूम पड़ेगा। झील के मध्य में नेहरू उद्यान है, तो ये किस झील की विशेषता का बताई जा रही है? तो ये आपकी फतेह सागर झील है ना, तो उससे संबंधित है। हालांकि देखा जाए इसके मध्य में एक द्वीप है, उस पर ही नेहरू उद्यान है, वहीं पर एक सौर वेधशाला भी है। ठीक है, और पिछोला झील है, तो निश्चित तौर से ये फतेह सागर झील के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें पूछ रहा है कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। अगर आप देखें, देखो एक तो कोलायना झील है और एक होती है कोलायत, तो वो तो बीकानेर में, ये जोधपुर में है। तो ये जोधपुर वाली मीठे पानी की झील है, तो यही सही हो जाएगा। बस रेवासा सीकर में, कुचामन आपकी नागौर, काबूद कहाँ पर है? काबूद हो जाएगी आपकी संबंधित, कह सकते हैं ये कहाँ पर है, काबूद, ये आपकी शायद जैसलमेर में स्थित है। कौन सी? काबूद झील। हमें क्या पूछा था कौन सी खारी नहीं है, तो वो हो जाएगी कोलायना, क्योंकि जोधपुर की ये मीठी है, और बाकी कोलायत बीकानेर, और आपकी रेवासा सीकर, कोआद को काबूद बोले या ऐसे ही, तो ये हो जाएगी जैसलमेर से, कुचामन हो जाएगी आपकी नागौर से। तो बाकी सभी कह सकते हैं ये खारे पानी की है, और जो कोलायना है वो मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से असुमेलित बताइएगा। अगर आप देखें तो देखने से बनना है, अनूप सागर है, ये जैसलमेर ना होकर कहाँ पे? बीकानेर में, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, अब ये बताना है। देखिएगा, एक्चुअल में अगर आप सभी स्टेटमेंटों को पढ़ेंगे, ये कह रहा है कि सागर बांध है वो बोरावास गांव के निकट कोटा में स्थित है, ये बात तो सही है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल परियोजना के द्वितीय चरण में कह सकते हैं निर्मित हुआ था, ये भी बात सही है, ये द्वितीय चरण में हुआ था। ठीक है, घोसुंडा बांध है वो चित्तौड़गढ़ के जिले के बेड़च नदी पर स्थित है, तो ये भी बात सही है। गलत हो जाएगा 2 नंबर, ये कह रहा है कोटा बैराज है ना वो चंबल नदी पर स्थित सबसे लंबा बांध है। अगर ध्यान से देखें, अगर हम सबसे लंबे बांध की बात करते हैं तो वो होगा आपका सबसे लंबा तो राणा प्रताप सागर बांध होगा ना, यानी राणा प्रताप सागर बांध होगा, ना कि कोटा बैराज, तो इस वजह से गलत हुआ है। बाकी अगर बात करें और चीज़ों की, जैसे एक जवाहर सागर बांध है ना, ये तृतीय चरण में बना था। ठीक है, और राणा प्रताप सागर है कि ये द्वितीय चरण में बन गया था। फिर फर्स्ट चरण में कौन से बने थे? एक तो गांधी सागर जो एमपी में, और एक है और हो गया, तो यही तो 3 थे। एक तो मतलब एमपी में हो गया और 3 अपने राजस्थान में। तो एक तो रावत भाटा वाला हो जाता है जो राणा प्रताप सागर बांध, ये द्वितीय चरण में बता रहा है। कोटा बैराज ये तृतीय चरण में बता रहा है, तो ये कोटा बैराज वाला है ना, तो फिर ये वाला होगा फर्स्ट चरण में, समझ रहे हो ना। गांधी सागर फर्स्ट चरण में, ये फर्स्ट चरण में, सेकंड में राणा प्रताप सागर, तृतीय चरण में जवाब सही है, क्योंकि 2 थे आपके फर्स्ट में, फिर सेकंड में एक, फिर लास्ट में थर्ड में, तो इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, ये सबसे लंबा बांध ये नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से बताइएगा कि ये कौन सा सही होगा। कथन दे रखा है कारण, जैसे संपूर्ण राजस्थान उष्ण कटिबंध में आता है, कर्क रेखा राजस्थान के डूंगर बांसवाड़ा, दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, इसमें पूछा राजस्थान में चलने वाली पश्चिमोत्तर हवाओं की अवधि सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है इसमें से विकल्प। तो जो पश्चिमोत्तर हवा चलती है ना, ये ग्रीष्म काल में चलती है, ग्रीष्म काल कब आता है? वो मार्च से कह सकते हैं जून के मध्य में आता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि विचार कीजिएगा। अब ये है जैसे कि प्रदेश में शीतकाल में चक्रवाती वर्षा होती है, उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर प्रदेश की मुख्य विशेषता होती है, तो बताइए ये किस जलवायु के बारे में बात हो रही है। तो निश्चित तौर से जहाँ पे दैनिक कह सकते हैं तापांतर या वार्षिक तापांतर है वो उच्च रहता है, तो ये कहीं ना कहीं, और इसके शीतकाल में चक्रवात की वर्षा होती है, कहीं ना कहीं ये शुष्क की बात ही हो रही है, यानी यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी शुष्क जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा नहीं गुजरती है, यानी किन जिलों से होकर नहीं गुजरती है। अब देखो, जोधपुर और आपकी बाड़मेर से गुजरती है, और आपकी बीकानेर हनुमानगढ़ से गुजरती है, चूरू और नागौर से, लेकिन सीकर और झुंझुनू से नहीं गुजरेगी, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा,
कि इसमें से AW वाला प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। झालावाड़ है, डूंगरपुर है और आपका बांसवाड़ा भी, लेकिन कोटा नहीं है। एक चीज़ और ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ का दक्षिण, उदयपुर का दक्षिण, ये भी सम्मिलित होते हैं AW में। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर है की स्थापना कहाँ पर की गई थी। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसकी स्थापना है वो आपकी की गई है कह सकते हैं बीकानेर में। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान कृषि सांख्यिकी 2023-24 में किस राज्य यानी मतलब कौन से अपने राज्य में अग्रणी सरसों के उत्पादक जिले कौन से, ऐसे बताना है। यानी राजस्थान कृषि सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार इसमें सर्वाधिक में देखा जाए तो टॉक हो जाएगा, अलवर हो जाएगा, श्रीगंगानगर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश में जैसे ब्यावर, अजमेर, जयपुर, दौसा आते हैं, तो वो थर्ड में आते हैं। तो थर्ड के 2 दे रखे हैं, A और B। अब इसमें भी हमें देखो बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, ये तो होगा नहीं, होगा तो फिर अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान होगा। तो ऑप्शन नंबर फिर हम 1 पे ही जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान में कपास उत्पादन व क्षेत्र के संदर्भ में असत्य कथन बताइएगा। जैसे हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिलों में नरमा जो किस्म होती है वो अधिक प्रचलित है, ये बात सही है। इसके लिए इतनी वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्पादित होती है, ये भी बात सही है। उत्पादन 90 दिन में पाला रहित होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये भी बात सही है। ये कह रहा है गंगा, सुनहरी और सोनालिका ये प्रमुख फसलें हैं, तो ये नहीं है, क्योंकि ये जो फसलें हैं ना ये संबंधित हो जाएंगी आपकी कह सकते हैं सरसों से, नहीं सरसों नहीं होगी, गेहूँ होगी। यानी सोनालिका और गंगा, सुनहरी ये आपकी गेहूँ की कह सकते हैं फसलों की या गेहूँ की जो किस्म है उसके प्रकार होते हैं या नाम है, और बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही थे। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार राज्य में कौन से स्थान पर एग्रो फूड पार्क स्थापित किया जाएगा, वो सांच और जालौर में किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछे कि मिनी फूड पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तब हम नाम लेंगे अनूपगढ़, गंगानगर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है, इसे छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें बताइए कौन से जिले में शीशम के वृक्ष पाए जाते हैं। तो शीशम के वृक्ष है वो सर्वाधिक पाए जाएंगे, पर्याप्त मात्रा मतलब बहुतायत में पाए जाते हैं, ऐसे पूछ रहा है ये। तो ये हो जाएगा आपका श्रीगंगानगर। अगर आपसे ये पूछे कि अर्जुन वृक्ष जो आपका कह सकते हैं एक औषधीय पौधा है, ये कहाँ पर पाया जाता है, ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वो हो जाएगा झालावाड़, ठीक है। अगर हमें पूछा था शीशम तो गंगानगर से संबंधित हो जाएगा, अर्जुन वृक्ष हो जाएगा वो झालावाड़ से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, राजस्थान वन विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार राज्य में दूसरा सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला कौन सा जिला है, तो वो हो जाएगा उदयपुर। पहले नंबर पर कौन सा आएगा, पहले नंबर पर आएगा प्रतापगढ़ जो होगा आपका 37.40%, दूसरा होगा आपका उदयपुर जो होगा 35.49%, फिर तीसरा आता है करौली, तो करौली में होगा समथिंग कह सकते हैं 32.77%, और फिर उसके बाद आता है 12 जो 32.18%, ये क्रम होता है। तो हमें पूछा था दूसरा, तो दूसरा हो जाएगा उदयपुर। इसमें पूछा है राजस्थान का कौन सा जिला है जहाँ पर 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से कम क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र पाए जाते हैं, तो वो मात्र एक जिला है राजस्थान में जिसका नाम है चूरू, सही है ना। चूरू है जहाँ पर 79 पॉइंट कुछ किलोमीटर तक ही वन क्षेत्र है। यही पूछा था किसमें क्षेत्रफल वन कम है, किससे 100 किलोमीटर से भी, तो वो हो जाएगा चूरू जिला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान की नीति 2023 के लक्ष्य यानी जो वन नीति थी ना उसके 2023 के लक्ष्य में शामिल नहीं था। अगर आप देखें तो पर्यावरण का अवकर्षण नहीं था, बाकी सभी ये तीनों चीज़ें थी। नेक्स्ट देखिएगा, वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिले में मैग्नीज व्यापारिक कह सकते हैं खनन होता है, तो वो किस जिले से संबंधित है, तो ये केवल बांसवाड़ा से संबंधित है। जो अर्जुनसर और आपकी हंस हेरन जो बीकानेर में है, और सीतापुरा और जो लखासर ये जयपुर में है, ये किस खनन क्षेत्र के रूप में फेमस है यानी प्रसिद्ध है, तो ये सभी पोटास के लिए फेमस है। अगर रॉक फॉस्फेट की बात की जाए तो झामर कोटड़ा सुना होगा आपने उदयपुर, तो ये उससे संबंधित है। बाकी टंगस्टम की बात करें तो टंगस्टम तो आपका इसे W से डिनोट करते हैं, और ये नागौर से संबंधित है, नागौर डेगाना, ठीक है वहाँ की, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि टंगस्टम जो आपका कह सकते हैं खनन क्षेत्र है वो किस जिले से संबंधित है, तो डायरेक्टली खान ना पूछ के जिला ही पूछ लेते हैं, तो डेगाना यानी नागौर हो जाएगा। इसके अलावा अगर पायराइट की बात की जाए तो इसके लिए एक ही नाम याद रखना है, सलादीपुरा। कहाँ पर है ये, सलादीपुरा, ये है आपका सीकर में। तो निश्चित तौर से
ये सभी के हमने देख लीजिए मुख्य चीज़ें थी। रॉक फॉस्फेट है वो अर्जनसर, हंसैरन, बीकानेर, सीतापुरा और आपकी लगासा जयपुर से संबंधित है जो फेमस है ये खाना। पायराइट के लिए आपकी सलादीपुरा जो सीकर में है। टंगस्टन के लिए डेकाना नागौर फेमस है। और रॉक फॉस्फेट के लिए आपकी झामर कोटना ये खनन क्षेत्र है आपका उदयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा पूछा है कि राजस्थान में 100% उत्पादित होने वाली खनिज कौन सी है, वो हो जाएगी सेलेनाइट। इनके अलावा और भी याद रख सकते हैं जो जिसमें 100% आपके राजस्थान द्वारा ही उत्पादित होती हैं। एक सेलेनाइट हो गई, साथ ही साथ सीसा जस्ता, ये भी आपकी 100% ही उत्पादित होती है राजस्थान के द्वारा। सीसा जस्ता जैसे पीवी और इसे जस्ते को जेडन कहते हैं। इनके अलावा और कौन है जिनमें 100% राजस्थान का कह सकते हैं उत्पादित होता है, एक है बोले स्टोनाइट। इन पे आपके राजस्थान का 100% अधिकार है, या नहीं कह सकते हैं एकाधिकार है, जो 100% है यहीं से उत्पादित होती है। इनके अलावा अब्रक की इसकी खानें और जिप्सम की बहुत पूछी जाती हैं। तो अब्रक है आप कह सकते हैं ये करीबन राजस्थान में 22% उत्पादित होता है। एक जिप्सम और है, इनकी खानें पूछी जाती हैं। तो जिप्सम है वो राजस्थान से करीबन कह सकते हैं 93% उत्पादित होता है। एक अधिकार ध्यान रखना, सेलेनाइट, सीसा जस्ता, बोलेस्टोनाइट, यही तीन है। बाकी फेल्सपार की बात की जाती है तो राजस्थान से ये करीबन 70% उत्पादित होती है। और जो वुल्फ्रेमाइट है ना, वुल्फ्रेमाइट, ये संबंधित हो जाएगी करीबन 70%। ठीक है, ओवरऑल ऑप्शन नंबर 1 सही था। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में निम्न में से कौन सी अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, यानी लोह से संबंधित नहीं है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो लोह से संबंधित नहीं होगा, वो हो जाएगा आपका ये है ना पादरला नानस करार, ये नाना कराब है, ये क्षेत्र है ना, ये आपका संबंधित हो जाएगा। ये आपके जो टंगस्टम निकालते हैं ना, नागौर से निकालते थे, उसी से संबंधित। हालांकि ये नागौर में नहीं है, लेकिन जो टंगस्टम को डब्ल्यू से नोट करते हैं तो एक तो आपकी डेगना नागौर फेमस है टंगस्टम के लिए, ये हमने ऊपर ही किया था क्वेश्चन। और दूसरी जगह पूछी जाती है तो ये आपके पाली में। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें जैसे कि इसमें नाम दे रखे हैं जैसे लोहारपुरा, जो मोहनपुरा है, ये कहाँ से संबंधित है, तो ये आपका संबंधित हो जाएगा बूंदी से। ठीक है, और बात करें जैसे काला पहाड़ी है, तो काला पहाड़ी है ये आपकी संबंधित हो जाएगी। अगर जिले पर्टिकुलर ज़िले की बात की जाए तो ज़िला हो जाएगा कौन सा है इसका, चलो आप ध्यान नहीं आ रहा है छोड़ देते हैं। बाकी है और देख लीजिएगा, ये बूंदी हो गया और काला पहाड़ी ये मालूम नहीं है। बाकी थुर हुंडेर है, ये नाथ की पाल है, ये तो संबंधित हो जाएगी आपकी कह सकते हैं उदयपुर से संबंधित है। ठीक है, इसकी मालूम नहीं है जो काली पहाड़ी है। बाकी अब देख लेते हैं, इसका तो राइट आंसर 3 नंबर हो गया, जो पाली से संबंधित था। जो आपका किससे संबंधित था ये पाली में, ये आपके टंगस्टम से संबंधित था। हमें पूछा था कौन सा लोह अयस्क खनिज क्षेत्र नहीं है, तो वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। ये पूछ रहा है कि राजस्थान में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी जोधपुर और आपकी जयपुर से संबंधित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि जो पीली भूरी रेतीली मृदा का विस्तार राजस्थान में सबसे उपयुक्त है, यानी किस जगह पे फैली हुई है ये मृदा है, तो ये आपके नागौर के अलावा और कहाँ पे, नागौर और आपके डीडवाना और कुचामन एवं पाली, इस क्षेत्र में आपकी पीली भूरी रेतीली मृदा का कह सकते हैं क्षेत्र फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका पर 1 ही सही हो जाएगा। इनके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इन पर विचार कीजिएगा और नीचे दिए गए कूटों के अनुसार है आपको आंसर चूज करना है। यानी 2 विशेषताएं दे रखी हैं ये मृदा से संबंधित। अब बताइए किस मृदा की बात कर रहा है, तो देखिएगा विशेषता क्या दे रखी है। ये कह रहा है यह मृदा मुख्यतः मध्य और दक्षिणी उदयपुर डूंगरपुर जिले में मिलती है। इस मृदा में क्या है, मक्का, चावल, गन्ना आदि चीज़ें उत्पादित की जाती है। तो बताइए किस मृदा की बात हो रही है। देखो मध्यमकाली तो होगी नहीं, ये तो हाड़ौती में पाई जाती है। लाल लोमी बोल लीजिएगा, या इसे ही हम लेटेराइट मृदा और बोलते हैं, लेटेराइट, तो वो एक ही बात है। तो ये आपकी लाल लोमी बोल लीजिएगा या आप लेटेराइट, वो एक ही बात है। बाकी जलोढ़ मृदा है, ये पूर्वी राजस्थान में, लाल पीली तो इससे कोई संबंध नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें से नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा कौन सी है, मतलब संबंधित क्षेत्र नहीं है, तो वो हो जाएगा जैसलमेर और बीकानेर। यहाँ पर नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा नहीं पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है कैल्सी मरुस्थल ब्राउन मृदा। कहाँ पर, जैसलमेर और आपके बीकानेर में। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर पाई जाती है कैल्सी मरुस्थल ब्राउन मृदा। जी कह रहा है कि नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा नहीं है, तो वो हो जाएंगे और जैसलमेर बीकानेर। बाकी इनमें जैसे सी का जुन्नून होगा, व्यावर अजमेर और जयपुर अलवर, इनमें नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट है कि इसमें से राजस्थान मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें
जैसे एक्चुअल में क्या है, ये क्वेश्चन है, आप देख लेना खुद से एक्चुअल में है क्या। देखो ये है ना एंटीसोल, ये एंटीसोल्स बोल सकते हैं। ये मृदा राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है, ये बात सही है। हमें क्या पूछा, सत्य का ना। अब देखिए राज्य के उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र में अल्पीसोल्स मृदा का विस्तार है, ये वाला स्टेटमेंट है ना, ये गलत है। बाकी राज्य के हाड़ौती प्रदेश में इंसेप्टी सोल मृदा पाई जाती है, यहाँ पर तो वर्टीसोल पाई जाती है, किसमें, हाड़ौती क्षेत्र में, तो ये भी गलत हो गया। बाकी एरिडोसोल्स काली, और जो एरिडोसोल्स है ना, ये तो राजस्थान के पश्चिमी रेतीली मृदा है ना कि काली, तो ये तो काली वाली है ना, काली और चरणोजम, ये तो हाड़ौती से संबंधित विशेषता है, तो ये भी नहीं होगी। तो इस हिसाब से 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। और ये कह रहा है कि कुरंजा पक्षी प्रवास के कारण पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बना हुआ है, वो कौन है, वो है कीचड़। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कंजर्वेशन और उसकी अवस्थिति असुमेलित है, यानी भिन्न है, वो बतानी है। तो इसमें से जो गलत है हमें वो चूज करना है। जैसे आसोप है, ये भीलवाड़ा से संबंधित है, ये बात तो सही है। जैसे अमरख महादेव है, ये अजमेर से संबंधित है, यही वाला गलत हो जाएगा। बाकी है हमीरगढ़ है, ये आपके ये भी गलत है। बाकी रोटू है नागौर, हमीरगढ़ है, ये आपके संबंधित हो जाएगा भीलवाड़ा से। और बाकी अमरख महादेव मंदिर है, महादेव लेपर्ड बोल सकते हैं, तो ये आपकी हैं संबंधित हो जाएगी उदयपुर से। ठीक है, तो इस प्रकार इसके। अब हमें पूछा क्या था, असुमेलित, तो असुमेलित फिर इसमें 2 हो जाएंगे, एक तो 2 और 3। नेक्स्ट देखिएगा, और इसमें पूछा है कि अरावली तथा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के संगम स्तर पर वन्यजीव संरक्षण कौन सा है। बंद बैराट, ये तो भरतपुर में, ये तो होगा मुकंदरा हिल्स कोटा, और ये आपके कोटा और एक और स्थान है उसके संबंध में बूंदी है शायद, या चित्तौड़गढ़। ये है आपके मुकंदरा हिल्स है, कोटा और चित्तौड़गढ़ के मध्य कह सकते हैं, दोनों की सम्मिलित भूमि में पाया जाता है। बाकी शेरगढ़, ये तो आपका 12 वाला हो जाएगा। शेरगढ़ अभ्यारण्य पूछा है, किले तो 2 जगह, तो ऐसा करो शेरगढ़ पर ये 12 वाला है। ठीक है, बाकी है बस्सी, ये है आपके चित्तौड़गढ़, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। हमें पूछा था अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल जहाँ पर मिलते हैं उस संगम स्थल पर कौन सा अभ्यारण्य है, तो बस्सी चित्तौड़गढ़ वाला हो जाएगा अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, इसमें से वन्यजीव संरक्षण दे रखे हैं, मुख्य जीव दे रखे हैं, असुमेलित है वो बताना है, यानी गलत है। जैसे रणथंभौर के लिए भारतीय बाघ, केवलादेव घना पक्षी, बिहार के लिए सफेद सारस, इसे ही साइबेरियन सारस भी बोल देते हैं। बाकी नाहरगढ़ अभ्यारण्य है, ये लंगूर और सेई के लिए। बाकी बंद बारेटा, हालांकि देखा जाए बंद बारेटा ना, ये भरतपुर से संबंधित है। ठीक है, तो ये इसमें चौसिंगा नहीं पाए जाते। चौसिंगा तो आपके ऐसे कह सकते हैं, ये तो आपके क्या बोलते हैं, उधर पाए जाते हैं, जो जैसे बस्सी वाला था ना क्वेश्चन हमने पीछे किया था, ये वाला बस्सी अभ्यारण्य, उसमें पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो आपका 56 नंबर है, इसमें पूछा गया है आपसे कि जो तिजारा जैन मंदिर है वो किसको, तीर्थकर को, यानी तीर्थकर है उसको समर्पित है। अगर आप देखें तो वो 8वें तीर्थकर हो जाएंगे आपके, 8वें कौन से, चंद्र प्रभु। तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि गलता जी, यानी गलता जी है कि संदर्भ में असत कथन बताइएगा इनमें से। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ये है ना कि धार्मिक स्थल इनका अलवर में, तो ये आपका गलता जी है ना, ये आपके जयपुर से संबंधित है ना कि अलवर से। तो ऑप्शन नंबर पहला ही है जो सही हो जाएगा। हमें गलत भी पूछा था, बाकी सभी ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे दीवान कृपाराम द्वारा निर्मित सूर्य मंदिर है। यह कृष्ण दास जो पयहारी है उनके द्वारा यहाँ पर रामानुज संप्रदाय पीठ की स्थापना की गई थी, और ये उत्तरी तोदाद्री के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58 है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि अनुसंधान सब स्टेशन स्थित नहीं है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखें तो इसमें से हो जाएगा जो कोडम देश सर है ना, ये बीकानेर यहाँ पे नहीं है। बाकी आपके समुद्रगढ़ी पाली में है, बल्लभनगर उदयपुर में, तभी जयपुर में, तो संबंधित नहीं होगा, वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 है कि 2021 में केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, तो वो कर दिया गया है आपका एमएस किसमें है, एमएस ऑप्शन नंबर 3 में एमएस क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान कर दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 3 सही हो जाएगा। अगर एमएस की बात करें तो यानी इसके एमएस का फुल फॉर्म क्या होगा जिससे कि ये नाम रखा गया है, ये महाराव शेख हाजी, यानी जो एमएस है ना, ये ऐसे बोल सकते हैं महाराव शेख हाजी क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान कर दिया गया है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके जयपुर में स्थित हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे ये जयपुर में स्थित है, इसका नाम चेंज करके अब एमएस क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60 है, किसकी सलाह पर 1 अक्टूबर 1959 को मरुस्तरीय जो वनारोपण है एवं मृदा संरक्षण केंद्र का नाम बदलकर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कर दिया गया था। तो हम ये कहेंगे अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें, डॉक्टर CS जो क्रिश्चियन है ना,
इनकी सलाह पर कर दिया गया था। यही पूछा है ना कि किसकी सलाह पर 1 अक्टूबर 1959 को मरुस्थलीय वनारोपण और मृदा संरक्षण का नाम बदलकर इसे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कर दिया था। CS क्रिश्चियनिया के सलाह पर, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि इसमें बीकानेर में कौन सा अनुसंधान केंद्र नहीं है। जैसे राष्ट्रीय ऊँट तो है, ठीक है, ऊँट तो है, और इनके अलावा जैसे जो सिरेमिक है ना विद्युत अनुसंधान केंद्र विकास, ये भी है। केंद्रीय शुष्क बागवानी, ये भी है। लेकिन जो भैंस प्रजनन केंद्र है ना अनुसंधान केंद्र, ये आपके बीकानेर में नहीं है। बाकी ऊपर के तीनों थे, नहीं होगा 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, ये कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जोन 2 का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये संबंधित हो जाएगा जोधपुर राजस्थान में। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया था। ये आज़ादी से पहले दिया गया था, सॉरी आज़ादी के बाद ही दिया गया था, पर 1948 में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, ठीक है। इनके अलावा और भी चीज़ों को दिए गए थे, पर वो बाद में दिए गए थे, यानी 48 में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि राज्य पुष्प, यानी राजस्थान का राज्य पुष्प का वैज्ञानिक नाम बताइए। पहली बात तो पुष्प होता कौन सा है राज्य का राज्य पुष्प होगा आपका, कह सकते हैं रोहिड़ा, और रोहिड़ा है। इसका वैज्ञानिक नाम पूछा है हमें, तो ये होता है टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। और इसे कब कह सकते हैं घोषित किया गया था राजपुष्प, ये किया गया था 31 अक्टूबर 1983 को। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कह रहा है कि घोड़ावड़ पक्षी के संरक्षण के लिए पहली महिला वन संरक्षक के रूप में कौन कार्यरत है। तो वो हो जाएगी सुखपाली। ये आपकी जैसलमेर और बीकानेर से संबंधित है, उस क्षेत्र से। तो जैसलमेर, सॉरी बाड़मेर, ठीक है, बीकानेर नहीं होगी, बाड़मेर होगी। ये जैसलमेर और आपकी बाड़मेर से, उस क्षेत्र से ही संबंधित है, उन्हीं क्षेत्रों में ये संरक्षण का काम कर रही है। नेक्स्ट देखिएगा कि इनमें से कौन सा कार्य जिला कलेक्टर की दंड नायक भूमिका में नहीं आता है। तो अगर देखें तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव संपन्न कराना, ये नहीं आएगा, बाकी ऑप्शन ऊपर के आ जाएंगे। नेक्स्ट है कि जो अनुच्छेद कौन सा है जो उच्च न्यायालयों के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है। तो कार्यकारी की बात की जाएगी तो अनुच्छेद नंबर 223 में। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री कंवर लाल को निर्हित, यानी ऐसे बोल सकते हैं डिस्क्वालीफाई किया गया है, कह सकते हैं किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे। तो ये आपके अंताबारा से संबंधित थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन है, वो कुछ इस प्रकार पूछा है आपसे। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो ये संबंधित हो जाएगा अनुच्छेद 163 फर्स्ट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कौन सा राज्यपाल चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहे हैं। तो वो रहे थे डॉक्टर OP मेहरा। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट 71, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल के विरुद्ध व्यक्तिगत कार्य के संबंध में दीवानी मामले कितने दिन पूर्व सूचना के आधार पर लाई जा सकते हैं। तो वो 2 माह पूर्व। नेक्स्ट देखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है, वो 243 कह सकते हैं, अनुच्छेद नंबर 243A में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका फिर कह सकते हैं 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि उद्योग अवस्थिति असुमेलित है, उसे पहचानिएगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट है, वो आपका संबंध है जैसे अलवर से, ये बात सही है। जैसे लाफार्ज है ना सीमेंट, ये पिंडवाड़ा सिरोही में नहीं है, तो फिर कहाँ पे है, ये आपकी संबंधित हो जाएगी चित्तौड़गढ़ से। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दी महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर में है, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री है आपकी कह सकते हैं भिवाड़ी अलवर में है, या इसे खेरताला वगैरह कह सकते हैं जो नए जिले बने हैं। हालांकि यही ध्यान रखेगा अलवर ही है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 1 था वो आपका सही था, और ऑप्शन नंबर 3 था वो भी सही था, 4 भी सही था। जो गलत हमें पूछा गया था असुमेलित नहीं है, तो वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये कह रहा है DMIC के प्रथम चरण में निम्न में से कौन सा नोड है जो निवेश क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया था। तो एक इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। जो आपकी कुसखेड़ा भिवाड़ी है वो नीमराणा ये की गई थी, साथ ही साथ ये सभी है ना, बाकी ऑप्शन ये औद्योगिक से संबंधित थी इकाइयों से जो निवेश के रूप में क्षेत्र विकसित किए गए थे। एक तो कुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा हो जाएगा, एक नाम और आता है वो संबंधित हो जाएगा आपका कह सकते हैं अजमेर किशनगढ़, जो आपके निवेश से संबंधित थे, बाकी सभी उद्योग से संबंधित हैं ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान में अशोका लीलैंड
फिल इन द ब्लैंक्स में ग्रुप के स्वामित्व स्थापित किया, यानी आप बताइएगा ये कहाँ पर है और किस ग्रुप के थ्रू चल रहा है। तो ये अलवर में स्थित है और हिंदुजा कह सकते हैं ग्रुप स्वामित्व के रूप में स्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें एक तरफ तो आपको रीगो द्वारा स्थापित और दूसरा संबंधित जिला बताना है, नए उद्योग स्थापित किए गए हैं। अगर आप इनमें से देखें ध्यान से तो आपको मिलान ही करने हैं। तो देखिएगा जैसे आपका माल की तूस है ये आपकी बाड़मेर से संबंधित हो जाएगी, माफ़ी चाहूँगा ये बाड़मेर से संबंधित नहीं होगी, ये आपके उदयपुर से संबंधित होगी। उमरिया है ये संबंधित हो जाएगी आपकी कह सकते हैं झालावाड़ से। नाडौल है ये आपकी संबंधित हो जाएगी आपकी पाली से, और जो धर्मपुरा है ये संबंधित हो जाएगा बाड़मेर से। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है, ये शायद हमने क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है, शुरुआत में जो नहीं किए हम उन्हें ही देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर देखिए 92 है। एक तरफ तो आपको रचना और दूसरी तरफ लेखक दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है वो आपको चूज करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें से अगर हम देखें ध्यान से तो इसमें से सम्मानित नहीं होगा, वो हो जाएगा जैसे गोगा जी ना रसावला है, ये आपके जस्तान बिट्टू ने लिखा है, ये गलत हो जाएगा। इनकी रचना तो आपकी वीर मियाँ या कह सकते हैं वीर मियाँ प्रकाश है, न कि आपकी गोगा जी से संबंधित थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 है, संबंधित नहीं है। बाकी कृतर बामनी है वो तो साड़ा की है, वीर मायड़ है वो बादर दाड़ी की है, और जो आपकी जो नाग दमन है वो आपकी साया जी से संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 गलत है, बाकी सभी सही थे। हाड़ौती के अंचल के प्रसिद्ध गीतकार के रूप में कौन विख्यात हैं? अगर आप इसे ध्यान से देखें सभी ऑप्शनों को तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जो आपके रघुराज सिंह हाड़ा है ना, वो है आपके एक संगीतकार विख्यात है, फेमस है। नेक्स्ट देखिएगा, ख्याति साहित्य का स्वरूप क्या होता है? तो हम कहेंगे ये गद्यात्मक एक ऐतिहासिक विवरण होता है। और नेक्स्ट है कि मेवाती की उपबोली कौन सी है? राजा बेटी ये डूडाड़ की है, तोरावाटी ये भी डूडाड़ की है, और सौदवाड़ी है ये सौदवाड़ी है आपकी हो जाएगी मालवी की उपबोली, लेकिन जो अहिरवाटी है ये आपकी मेवाती की उपबोली हो जाएगी। ये कह रहा है 2 से 7 जुलाई के मध्य में 2025 तक चीन में आयोजित एशिया कप वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी को 75 किलोग्राम वजन में रजत पदक प्राप्त हुआ था? तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके कह सकते हैं महक शर्मा। ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 97 नंबर के निम्न में से कौन सा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का घटक नहीं है? इनमें से वो हो जाएगा अनुशासन, बाकी सभी संबंधित थे। राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया था? वो आपकी पूनम चंद्र गोधरा को किया गया था। इनकी कविता थी अंतसड़े आंगणे कविता थी, और इन्हें 1992 में इस पुस्तक के लिए इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया था? इन्हें अवार्ड दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 तो दिया गया है। ये कविता तभी की है 1992 की, ऐसे बोल सकते हैं। जो मैं अभी नाम बता रहा हूँ ना, अंतस रे कह सकते हैं आगड़े, इस कविता या रचना के लिए इन्हें 1992 में ये रचना थी, अब जाके मिला है इन्हें 2025 का कह सकते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो किन्हें मिला है? पूनम चंद कह सकते हैं गोधरा को। नेक्स्ट देखिएगा कि मुख्यमंत्री सर्वजन कह सकते हैं सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जाता है? तो इसमें विभाग हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा गया हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए कौन सी कह सकते हैं ऐप लॉन्च की है? तो वो हो जाएगी इसमें से संबंधित हो जाएगी राज उपचार ऐप। कौन सी? राज उपचार ऐप। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जुलाई 2025 में राजस्थान ने फिलिंदा ब्लैंक्स मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ देश में कौन सा स्थान है? फर्स्ट स्थान। कितने नीलाम किए गए हैं? वो 103 किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसमें जुलाई कह सकते हैं 10 जुलाई को देश की साइबर रक्षा क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए कौशल साइबर सुरक्षा कार्यबल के निर्माण हेतु किन 2 संस्थानों के साथ MOU किया गया है? तो ये संबंधित किया गया है ब्रिट्स पिलानी एवं भारतीय कंप्यूटर आपातकाल प्रतिक्रिया टीम के साथ। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है 103 नंबर क्वेश्चन, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान है उससे संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और इनमें से कौन से कथन सही हैं वो बताने हैं। तो इनमें से केवल मात्र ऑप्शन नंबर 3 सही है कि ये आपके जो इनका उद्देश्य है कि जनजाति जो परिवार तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना, उन्हें सशक्त बनाना। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 11 अप्रैल को राजस्थान के 25 योजनाओं का कार्यक्रमों को फ्लैग्स भी घोषित किया गया है। तो इनके संबंध में असंगत कौन सा युग में वो बताना। एक तरफ योजना है संबंधित विभाग जैसे स्वामित्व का पंचायती राज है, मुख्यमंत्री स्वनिधि का स्वायत्त
और अटल सेवा केंद्र का पंचायती राज। लेकिन अमृत योजना है ना, इसका ग्राम विकास नहीं होगा, यानी ग्रामीण विकास नहीं होगा। तो इससे संबंधित कौन सा होगा? फिर इनसे संबंधित हो जाएगा आपका कह सकते हैं जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग। कौन सा? जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग। तो ऑप्शन नंबर इसका फिर 3 ही मिलान सही नहीं है, बाकी सभी सही थे। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड जुलाई 2025 में राज्य सरकारी समितियों के उत्पादन या उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए किसके साथ MOU हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपके राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ में। नेक्स्ट देखिएगा, ये शायद हमने क्वेश्चन कर लिए थे मैथ के। अब मैथ के अलावा और क्या बच रहे हैं? और टीचिंग मेथड के भी कर लिए थे, शायद कर लिए थे। इसके अलावा अब इंग्लिश बच रही है। अब आपको अप्रोप्रिएट इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कि ही इज द कंसीडर टू बी। अब इसमें क्या आएगा? इसमें आर्टिकल आपका द आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आपका होगा 120 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो गो तो होगा नहीं, ना वेंट होगा, ना हैव गॉन। ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 4 सही हो जाएगा। आई एम गोइंग टू जयपुर नेक्स्ट वीक। आई विश फिल इन द ब्लैंक्स, तो आई विश के साथ बर आएगा। तो आई विश ये वर्ड है, काश में एक पक्षी होती या मैं पक्षी होता। तो इस प्रकार के जो कह सकते हैं विश से संबंधित होते हैं वो सब्जेक्ट के साथ बर आता है ये। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। अब इसको आपको ये कह रहा है चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये दे रखा है आपको वॉइस इसका चेंज करना है क्या? तो ये हो जाएगा कि देखो हिम दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ही से स्टार्ट होगा। अब ये सेकंड फॉर्म दे रखी है मेड, तो ये चेंज हो जाएगा आपके वाज वर्ब में। तो ही वाज, तो ये हो जाएगा मेड द कैप्टन बाई देम। तो ऑप्शन नंबर इसका फिर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें आपको बताना है दे हैड फिल इन द ब्लैंक से न्यू प्लान एट द लास्ट मोमेंट। हम कहेंगे कमिंग अप विद। ऑप्शन नंबर इसका कम अप विद हो जाएगा, कमिंग नहीं, कम अप विद। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, नेक्स्ट है 124। इसमें आपको जैसे द फायरमैन मैनेज टू फिल इन द ब्लैंक्स द फायर आफ्टर 2 आवर। तो हम कहेंगे ये इसमें अगर हम फिल इन द ब्लैंक्स में भरेंगे तो वो आएगा पुट आउट। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द फ्रेज कौन सी ए वाइल्ड गूज चेज मीन। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ए फटेल एपॉट। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। एक रहा है टू स्मॉल ए रैट, इसका मीन्स क्या होगा? इसका मीन्स हो जाएगा टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट आइटम टेस्ट। जो डिस्क्रीट आइटम कह सकते हैं डिस्क्रीट पॉइंट आइटम टेस्ट होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? तो वो आपके स्पेलिंग से संबंधित होंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 128 है, वो पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड की बात की जाती है, इसमें टारगेट रखा जाता है लैंग्वेज को, और बाकी अगर बात की जाए नेटिव लैंग्वेज को उसे पाबंदी रखी जाती है, उसे बोला नहीं जाता, यानी कह सकते हैं उसका यूज नहीं किया जाता, केवल इसमें फोकस किया जाता है बोलने और सुनने पर। तो देखिएगा इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा, इनमें से अगर ध्यान से देखें तो वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 कि स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज इज यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट देखिएगा कि ये कह रहा था मेन फोकस ऑफ डॉक्टर वेस्ट मेथड इज इन टीचिंग इंग्लिश, यानी जो डॉक्टर वेस्ट की मेथड है यानी टीचिंग की, तो मोस्टली वो किस पर फोकस करती है? वो आपकी ओरल कम्युनिकेशन पर करती है। अब नहीं, एक सेकंड रुकिएगा, हालांकि बोलने से ही संबंधित डायरेक्ट मेथड है वो डॉक्टर वेस्ट ने ही दी थी, तो निश्चित तौर से हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, ये आपके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से संबंधित होगी। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट सुटेबल कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं ये आपकी एरर आर टॉलरेट एट द इनिशियल स्टेज। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। विच ऑफ कह सकते हैं विच फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट मोस्ट टू बी टू द डिफिकल्ट इन लर्निंग इंग्लिश वोकेबुलरी फॉर इंडियन लर्नर। हम ये कहेंगे ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपकी इंग्लिश वोकेबुलरी है वो सीखने में जो इंडियन लर्नर होते हैं उन्हें कौन कौन सी कह सकते हैं फैक्टर है जो डिफ़िकल्टी आती है सीखने में। एक तो पॉलीसेमी की आती है, एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होंगे, और एक आती है आपकी होमोनिम्स, यानी एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों। तो ये चीज़ें हैं ज़्यादा कह सकते हैं डिफ़िकल्टी का कारण होती है सीखने में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
ये कह रहा है सुमेलेटिव असेसमेंट इन सीसी लेवल 2। आप भी जानते हो सीसी में दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक तो एफ है जिसे आप फॉर्मेटिव बोल सकते हैं, दूसरे होते हैं ऐसे जिन्हें सुमेलेटिव। सुमेलेटिव होता है वो वर्ष के अंत में होता है, एंड ऑफ द लर्निंग साइकिल, यानी जो इनका आकलन होता है तो वो वर्ष के अंत में होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने मोस्टली सभी क्वेश्चनों को करने की कोशिश की, इसमें 150 दे रखे थे और निश्चित तौर से इसमें कुछ क्वेश्चन डिफिकल्टी भी थे, इतना भी लेवल नहीं आएगा राजस्थान जीके का जितना इसमें दे रखा है।